हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है और 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा दूंगी। ये जो पेपर है ये 2014 वाला है। 2014 में 2 पेपर हुए हैं। फरवरी में हुआ है एक और एक हुआ है सितंबर में। फरवरी वाला पेपर मैं करवा चुकी हूँ। ये पेपर है सितंबर 2014 वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा एसएसटी के लिए मैं मॉक टेस्ट करवा रही हूँ। तो यदि आपका सब्जेक्ट एसएसटी है, आप पेपर सेकंड भी देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, कांसा यानी ब्रांज 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं हैं। ये जो प्रश्न है ये कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है कि कांसा किनकी मिश्र धातु है। चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प है तांबा और जस्ता, दूसरा है तांबा और टिन, तीसरा है तांबा और लोहा और चौथा है एल्यूमिनियम और टिन। तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आया है और मैंने आपको बताया था कि जो कांसा है ये तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, तांबा और टिन। यह लाल भूरे रंग का होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यह तांबे और टिन को भट्टी में पिघला कर बनाया जाता है और आदिवासी हजारों सालों से कई चीजें बनाने के लिए कांसे का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और गोलकोंडा के किले में जो तोप रखी है वह कांसे से बनी है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, कॉपर एंड टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। पहला है उबाल कर, गूंद कर, भून कर, तीसरा है सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तीसरा है तल कर, भिगो कर, भून कर और चौथा है सेंक कर, तल कर, भून कर। तो खाना पकाने के तरीके इसमें बताने हैं। जो खाने पीने की चीजें होती हैं कई तरह से बनाई जाती हैं। कुछ तल कर बनाई जाती हैं, कुछ सेंक कर, कुछ भून कर। तो इसमें जो सही समूह है वह बताना है। तो इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, सेंक कर, तल कर, भून कर, यानी बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तीसरा है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है और चौथा है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। यह नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। म- अगला प्रश्न दिया गया है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। पहला विकल्प है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तीसरा है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है और चौथा है यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और यह नेपाल में स्थित है। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है सही हो जाएगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई लगभग 8,900 मीटर है। और नेपाली नाम इसका क्या है? तो इसका नेपाली नाम है सागर माथा। तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
लिखा है रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ के ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? पहला विकल्प है राजस्थान, दूसरा है अबू धाबी, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है रूस। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तान देखकर आप राजस्थान मत टिक कर दीजिएगा। ये जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। इसमें बहुत कम पत्ते होते हैं। इसकी जड़ें जल की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। और कितनी गहराई तक जाती हैं? जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ के तने में जल इकट्ठा होता रहता है। जब कभी भी वहां पर पानी की कमी हो जाती है, सूखा हो जाता है, तो लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को पीते हैं। तो ये जो तथ्य मैंने आपको बताए रेगिस्तानी ओक के बारे में, ये आपको याद रखने हैं। प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सत्य कथन बताइए। आपको 4 कथन दिए गए होंगे, उनमें से बताना होगा कौन कौन से सत्य हैं। तो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। और आपको ये तो याद ही कर लेना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे यानी कि 5:15 पर स्टेशन छोड़ती है और 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नागरकोइल स्टेशन पहुंचती है। तो हमें औसत चाल बतानी है, दूरी हमें दी गई है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय। अब समय कैसे निकालेंगे? 16 जुलाई को चली है रेलगाड़ी और 18 जुलाई को पहुंची है, तो 16 जुलाई 5:15 से 17 जुलाई 5:15 तक 24 घंटे हो जाते हैं। ये यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद 17 जुलाई से 18 जुलाई कितने घंटे होंगे? 23 घंटे 30 मिनट। क्यों होंगे 23 घंटे 30 मिनट? क्योंकि यहाँ पर अभी 4:45 ही हो पाए हैं। अभी 24 घंटे में आधे घंटे का समय बकाया है, यानी कि 23 घंटे हुए हैं। तो 24 घंटे 17 जुलाई को हो गए और 18 जुलाई को 23 घंटे 30 मिनट। ये जोड़ देंगे जब हम, तो हमें कितना मिलेगा? 0 3 4 3 7 और 2 2 4 47 घंटे 30 मिनट। यानी समय कितना है? 47 घंटे 30 मिनट। दूरी हमें दी गई है 2649। समय है 47.5। जो 30 मिनट हैं उन्हें भी घंटे में बना लेंगे और भाग दे देंगे, तो हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा भाग देने पर 55.76 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विकल्प आप देखेंगे कि 55.76 कोई विकल्प नहीं है, तो लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यानी कि सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? पहला है जनवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है जुलाई से सितंबर और चौथा है अक्टूबर से दिसंबर।
तो कल भी इसी तरीके का प्रश्न आया था। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि ये जो समय होता है ये मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल का प्रयोग करते हैं, यानी कि पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपीस साइनेरिया। और ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ये आपको याद रखना है। यह जो वृक्ष है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इस पेड़ की छाल जो होती है दवा के काम आती है और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां वहां रहने वाली जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें जो सत्य कथन है खेजड़ी के बारे में वो आप पहचान गए होंगे कि कौन कौन से सत्य हैं। चलिए देख लेते हैं। लिखा है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। और डी में लिखा है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तने में पानी इकट्ठा होता है रेगिस्तानी ओक के, खेजड़ी वृक्ष में नहीं होता। तो डी गलत हो गया। ए बी सी इसमें सही है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? आप देख रहे होंगे कि आपको लगातार हाथी वाला प्रश्न मिल रहा है। कल के वीडियो में भी था, परसों के वीडियो में भी था। तो हाथी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है इस टॉपिक से, हाथी वाले टॉपिक से। तो आपको याद कर लेना है। चलिए इसमें सत्य कथन पूछा गया है, देख लेते हैं। पहला विकल्प है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। दूसरा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। तीसरा है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। और चौथा है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। अब इसमें सत्य कथन बताना है। तो हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं। इसमें लिखा है कि हाथी अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम करते हैं, गलत लिखा है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है, ये सही है। जो 3 महीने के हाथी का बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 किलोग्राम, यानी कि लगभग 2 कुंटल। दूसरा इसमें सही है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा लेता है, गलत है। क्योंकि एक वयस्क हाथी एक दिन में 1 कुंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है, तीसरा गलत हो गया। और हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। तो चौथा भी गलत हो गया। दूसरा इसमें सही है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है? मैं गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तराखंड। तो क्या बताया गया है पैराग्राफ में कि मैं एक गांव से आया हूं और हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है और इसीलिए जो घर हैं धरती से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर इन्हें बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के होते हैं। तो ऐसे घर होते हैं असम में, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जो घर होते हैं लकड़ी के होते हैं, छतें भी लकड़ी की होती हैं
और जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी लकड़ी की होती हैं, यानी कि जो पूरा घर है लकड़ी का होता है। और जो छतें होती हैं वह ढालू होती हैं, ताकि जो पानी है वह आसानी से नीचे गिर जाए। जो बारिश होती है, बारिश का पानी है, आसानी से नीचे गिर जाए। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, असम। इसके अलावा लद्दाख के घरों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लद्दाख में घर कैसे बनाए जाते हैं? 2 मंजिला घर बनाए जाते हैं। नीचे वाली मंजिल जो होती है उसमें जानवरों को रखा जाता है, उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती है। और ऊपर वाली जो मंजिल होती है उसमें घर के सभी सदस्य रहते हैं। घर जो है पत्थर के बनाए जाते हैं, यानी पत्थर एक के ऊपर एक रखकर दीवारें बनाई जाती हैं। और जो सीढ़ियां होती हैं ऊपर जाने के लिए वह लकड़ी की होती हैं। जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो जो घर के सदस्य हैं वो भी नीचे वाली मंजिल में रहने के लिए आ जाते हैं। और जो घरों की दीवारें हैं मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी होती हैं। तो ये लद्दाख के घरों की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। राजस्थान में कैसे घर बनाए जाते हैं? तो राजस्थान में आप लोगों को पता ही है, बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ पर जो घर बने होते हैं मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें काफी मोटी होती हैं। इन दीवारों पर मिट्टी का लेप यानी कि प्लास्टर किया जाता है। और जो छतें होती हैं कटीली झाड़ियों की बनाई जाती हैं। अब आपको ऐसे घर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए मिलेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये जो घरों की विशेषताएं हैं इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इतना आपको साथ में याद रखना ही है। और अभी मैं एनसीईआरटी में आपको सब कुछ पढ़ा ही दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। पहला है 4 बिंदुओं पर, दूसरा है 6 बिंदुओं पर, तीसरा है 8 बिंदुओं पर और चौथा है 10 बिंदुओं पर। तो ब्रेल जो है नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा उनके लिए उपयोग की जाने वाली लेखन की एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रणाली है। और इसमें 63 वर्णों का एक संकेत लिपि शामिल है। और इसमें जो बिंदु होते हैं, यानी कि इसमें पूछा गया है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित है। तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और इस प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो लुई ब्रेल ने किया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित पक्षियों में से कौन पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? पहला है मैना, दूसरा है उल्लू, तीसरा है कौवा और चौथा है कोयल। अब प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में पूछा गया है कि कौन काफी हद तक पीछे अपनी गर्दन को घुमा सकता है, तो वह है उल्लू। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक प्रश्न इसी तरीके का सीटेट एग्जाम में ही पूछा गया था। अभी आपको जो मैं और पेपर सॉल्व करवाऊंगी उनमें मिलेगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, तो वह होती है मैना। ये भी आपको याद रखना है। और उल्लू जो है यह निशाचर पक्षी है। यह दिन में सोता है और रात में जागता है। यह अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। और कौवा के बारे में आपको जानकारी है ही कि कौवा जो है ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती, ये भी इसके बारे में याद रखिएगा। और ये कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है। कौवा बेचारा अपने अंडे समझकर इसके अंडों की भी देखभाल करता रहता है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे कि टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है गोवा और चौथा है केरल। तो जहां पर टैपियोका लिखा हो समझ जाइए कि ये केरल से संबंधित है, क्योंकि केरल के लोग टैपियोका खाना पसंद करते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के लोग क्या पसंद करते हैं खाने में? तो आंध्र प्रदेश के व्यंजनों में कई शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन शामिल हैं। और आंध्र प्रदेश के जो व्यंजन हैं इन्हें मसालेदार बनाया जाता है, यानी कि मसालेदार भोजन खाना यहाँ के लोग पसंद करते हैं। और लोकप्रिय शाकाहारी व्यंजन कौन कौन से हैं? इडली, वड़ा, डोसा, सांबर। तो ये भी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। असम के लोग क्या खाते हैं? ये लोग चावल, बांस की गोली, पाई के पीला। इसके अलावा ये लोग मांसाहारी व्यंजन भी खाते हैं, ये भी याद रखिएगा।
और असम के एक चावल का प्रकार है जो आपको याद रखना है, बोरा चावल। ये जो चावल होते हैं ये पकने पर स्टिकी यानी कि चिपचिपे हो जाते हैं, और इस बोरा चावल से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये असम में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। गोवा के जो लोग हैं ये नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि साथ में जो संबंधित तथ्य हैं वो भी मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो यदि उनसे प्रश्न पूछा जाएगा तब भी आपका गलत नहीं होगा, और ये प्रश्न तो आपको तैयार हो ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? पहला है बुखार, दूसरा है मियादी बुखार, तीसरा है मलेरिया और चौथा है एनीमिया। तो डॉक्टर ने क्या कहा है कि कुछ दवाइयां लिखी हैं और साथ में क्या खाने के लिए कहा है कि गुड़ खाइएगा, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। यानी कि ये जो सभी डॉक्टर ने जो खाने का सुझाव दिया है, ये आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सब में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि जो व्यक्ति है वह एनीमिया से पीड़ित है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, एनीमिया यानी कि खून की कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, पहला है कौवा, चील, बुलबुल, दूसरा है बाज, कबूतर, तोता, तीसरा है चील, बाज, गिद्ध और चौथा है फाख्ता, कौवा, मोर। तो पूछा गया है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये पक्षी हैं चील, बाज, गिद्ध। ये मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित हैं दिल्ली के। पहला है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, तीसरा है उत्तर और दक्षिण में और चौथा है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो यहाँ मैप में आप लोग समझिएगा, दिल्ली ये रहा। दिल्ली के सापेक्ष किसकी स्थिति पूछी गई है? दिल्ली के सापेक्ष पूछी गई है शिमला की। तो शिमला ये रहा ऊपर की तरफ। और किसकी पूछी गई है? और पूछी गई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। यानी कि जो शिमला है वह उत्तर की तरफ है और भोपाल है दक्षिण की तरफ। चलिए विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है तीसरा विकल्प, उत्तर और दक्षिण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है, ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहला है एनवायरमेंटल स्किल्स, दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस, तीसरा है एनवायरमेंटल सोर्सेज और चौथा है एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आप सभी लोगों को पता है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पहला है कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, दूसरा है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, तीसरा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए और चौथा है बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, ये तो सही है। दूसरा लिखा है शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये उद्देश्य नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हमें बच्चों को प्रेम से समझाना है, प्यार से समझाना है। बच्चों की जो तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है यही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ये
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं तीनों सही लिखे हुए हैं। हमें बच्चों को कड़े अनुशासन में नहीं रखना है, बल्कि उन्हें प्यार से समझाना है। शिक्षक का कर्तव्य क्या है? शिक्षक जो है सुगम करता है, ये भी आपको याद रखना है। और शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित है, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बच्चे जिस तरीके से सीखना चाहते हैं उसी तरीके से शिक्षक को सिखाना है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है। पहला है अवलोकन कौशलों को, दूसरा है संवेगात्मक कौशलों को, तीसरा है चिंतन कौशलों में और चौथा है बोलने संबंधी कौशलों में। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि शिक्षक जो है सुगम करता है। शिक्षा बाल केंद्रित है। बच्चे जिस तरीके से सीखना चाहते हैं उस तरीके से बच्चों को सिखाना है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है आंचल अपनी कक्षा में 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्नों को पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य सुधार करना है, फिल करना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं विकल्प। पहला है अवलोकन कौशलों में, दूसरा है संवेगात्मक कौशलों में, तीसरा है चिंतन कौशलों में और चौथा है बोलने संबंधी कौशलों में। तो आंचल जो है वह सुधार करना चाहती है चिंतन कौशलों में, इसीलिए वह कैसे प्रश्न पूछती है? अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। तो वह चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। पहला है पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, दूसरा है विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, तीसरा है शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना, उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? पहला है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, दूसरा है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, तीसरा लिखा है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना और चौथा है शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो नलिनी जो है हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ा रही है और नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है जो का खा गा में दी गई है। अब पूछा गया है कि किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। तो वह इसलिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि एक कक्षा में एक ही प्रकार के छात्र नहीं होते हैं, विभिन्न बुद्धि वाले शिक्षार्थियों की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा सके, इसलिए नलिनी इस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? पहला है शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना, तीसरा है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, तीसरा है शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना और चौथा है शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजनाकार बनाने के लिए कहना। अब प्रश्न में जो कहा गया है उसे ध्यान से समझिए। क्या कहा गया है? खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता, यानी जो शिक्षार्थी हैं वह भाग लें सक्रिय रूप से। तो ऐसा जो विकल्प जिसमें लिखा है कि जिसमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, पहला विकल्प है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। जब बच्चे स्वयं खेलेंगे तभी तो उन्हें
खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और जिस विकल्प में याद करना रटना लिखा हो उसे तो पहले ही काट दीजिए। जिसमें रटना लिखा हो वो विकल्प कभी भी उत्तर नहीं होगा, उसे आप पहले ही काट देना, फिर जो विकल्प बचे उनमें उत्तर आप देखिएगा। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। पहला है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। दूसरा है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। तीसरा है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चित्रांकन वाले आलेख बनाना। और चौथा है जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। अब इसमें पूछा गया है कि समुचित कार्य नहीं है, जो उचित नहीं है वह बताना है। तो पहला विकल्प लिखा है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, ये समुचित कार्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रूपात्मक आकलन के बारे में जान लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। रूपात्मक आकलन यह एक प्रकार का मूल्यांकन है जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति की निगरानी को संदर्भित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षाचार के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। पहला है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। दूसरा है दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव। तीसरा है कच्चा कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। और चौथा है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने। प्रश्न में क्या पूछा गया है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षाचार के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन कर रही है, तो यह मदद करेगा कच्चा कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। जिनके बारे में कक्षा में बताया गया था, बच्चे अब उन्हें वास्तविकता में देख रहे हैं। तो कच्चा कच्ची अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती हैं। उन्हें पहला विकल्प है श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। दूसरा है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तीसरा है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना है, तो क्या करना होगा कि सभी शिक्षार्थियों से कहें, बच्चों से, कि अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, क्योंकि बच्चे अलग अलग चीजें लाए होंगे। सभी बच्चे एक सा भोजन तो नहीं लाए होंगे, अपने लंच में अलग अलग तरीके के भोजन बच्चे लाए होंगे। तो उनके तत्वों का अवलोकन करने के लिए कहें और बाद में उसकी व्याख्या करें, तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। ये क्रम में नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला है प्रश्न लिखना, रूपरेखा तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है, हमें इन्हें क्रम से लगाना है। चलिए लगा लेते हैं क्रम से। सबसे पहले रूपरेखा यानी कि डिजाइन तैयार करनी होगी, ये आएगा पहले पर। उसके बाद क्या करना होगा, ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, ये दूसरे पर आएगा। उसके बाद प्रश्न लिखना होगा, फिर प्रश्न पत्र का संपादन करना है। तो सबसे पहले आएगा दूसरा, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा पहला, फिर आएगा तीसरा, यानी कि दूसरा विकल्प इसमें बिल्कुल सही है। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। पहला है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। दूसरा है कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। तीसरा है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना। और चौथा है अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करके, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं विकल्प, पढ़कर ही आप समझ जाएंगे कि ये उत्तर नहीं होंगे। जैसे कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखना, तो वाहन तो रखने होते हैं,
जरूरत पड़ती है सभी को आने जाने के लिए, तो इसीलिए निजी वाहन तो रखने ही पड़ते हैं। तो ये गलत है, इसमें लिखा है कि वाहन ही ना रखना। घर से बाहर आने जाने से बचना, तो घर से बाहर तो जाना ही होता है, व्यक्ति काम करने जाएगा, बच्चे कॉलेज जाएंगे, तो घर से बाहर आने जाने से बचना, ये तो विकल्प का उत्तर हो ही नहीं सकता। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। पहला है अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। दूसरा है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। तीसरा है अक्सर इस इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। और चौथा है गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना। तो क्या कहा गया है कि जिज्ञासा जागृत करने का सबसे प्रभावी तरीका, तो गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, तभी तो बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, पहला है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। दूसरा है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। तीसरा है शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना। और चौथा है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। इस तरीके का प्रश्न पहले भी मैंने करवाया है, जिसमें कहा गया था कि अगर 1 सप्ताह तक पेट्रोल और डीजल ना हो तो क्या होगा। अब इसमें कहा गया है कि 1 महीने तक बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो इस प्रश्न का पूछने का उद्देश्य क्या है कि छात्रों के कल्पना और सोच कौशल यानी कि चिंता परक कौशलों का विकास करना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। लिखा है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। पहला है शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वह चीजों को खोजें और सीखें। तीसरा है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। और चौथा है शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन अपने पर्यावरण के साथ मानव अंतःक्रिया का विषय है। यह शिक्षार्थी को अपने भौतिक और सामाजिक परिवेश का पता लगाने की बहुत अधिक स्वतंत्रता देता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है वृक्ष संरक्षण की अवधारणा में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तीसरा है वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना। और चौथा है शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। नीचे लिखा है वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है, यानी कि जो कम प्रभावी है वह हमें बतानी है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक वृक्ष अपनाने के लिए कहना और उसकी देखभाल करने के लिए कहना, ये तो सही है। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, ये भी सही है। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन, ये भी सही है। लेकिन शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, ये कम प्रभावी है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चौथा विकल्प जिसमें लिखा है घा, तो ये कम प्रभावी है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, पहला है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। दूसरा है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। तीसरा है यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। और चौथा है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद, क्या हुआ कि जो शिक्षार्थी हैं उनकी एक बड़ी संख्या है जो
इस प्रकरण को यानी कि अवधारणा को नहीं समझ पाई है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि उसने यानी शिक्षिका ने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए तो बच्चे नहीं समझ पाए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था सितंबर 2014 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। उसके बाद एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर भी पढ़ा दूंगी और कंप्लीट प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। यानी कि ईवीएस की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, मैं कंप्लीट आपका सिलेबस भी करवा दूंगी। मैंने पहले भी करवाया था और इस बार भी करवाऊंगी, और मैंने नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करवाया था, इस बार भी करवा दूंगी। उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।